नमस्कार प्यारे दोस्तों। अपना जो चैप्टर चल रहा था वो था भौतिकी में प्रयुक्त आधारभूत गणित और इसके अंदर भाग नंबर 1 में अपने त्रिकोणमिति का अध्ययन भी कर लिया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी त्रिकोणमिति को उतना ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा और उस त्रिकोणमिति की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दी गई है, तो एक बार उसको और अच्छे से देख लें। तो अब अपन देखते हैं भाग नंबर 2 यानी अवकलन यानी डिफरेंशिएशन को। अवकलन को समझने के लिए सबसे पहले बात अपन करेंगे औसत परिवर्तन की दर। भाई सबसे पहले अपन देखें कि औसत परिवर्तन की दर होती क्या है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि y एक फलन है किसका, x का। यानी अपन एग्जाम्पल के लिए या उदाहरण के लिए ले तो y बराबर हो सकता है आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से कोई y जो है वो x का फलन है। तो अब अपन क्या कर रहे हैं कि औसत परिवर्तन की दर देख रहे हैं। तो औसत परिवर्तन की दर किस में किसके सापेक्ष, y में देख रहे हैं x के सापेक्ष। तो इसका सूत्र होगा y में परिवर्तन बटा x में परिवर्तन। और जो y में परिवर्तन लिखेंगे ना उसको अपन लिखेंगे डेल्टा y से, और x में जो परिवर्तन लिखेंगे ना उसको लिखेंगे अपन डेल्टा x से। तो डेल्टा y क्या लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल यानी अंतिम माइनस प्रारंभिक, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अपन देख रहे हैं कि जब मैं x में परिवर्तन करता हूँ तो उससे संबंधित y में कितने परिवर्तन होते हैं, और इसके अंदर अपन x की कुछ परास ले रहे हैं। तब अपन क्या डिफाइन करेंगे, क्या परिभाषित करेंगे, वो डिफाइन करेंगे अपन औसत परिवर्तन की दर। और यहाँ पे अपन कह रहे हैं x में परिवर्तन करने के बावजूद x में कितने परिवर्तन हुए। यानी मैं ऐसा भी कह सकता हूँ y में x के सापेक्ष परिवर्तन डेल्टा y बाई डेल्टा x यानी y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। और इसको इन्होंने डिफाइन किया है जीवा ए बी की ढाल। इस चीज़ को मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे है क्या, देखो ये अपना XY तल है। XY तल के अंदर कोई ग्राफ है, ये आपको ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, ये ग्राफ है और इसके कोई दो बिंदु हैं। एक बिंदु आपका A है और एक बिंदु आपका B है। A के निर्देशांक आपको दिए गए हैं x1 y1 और B के निर्देशांक है x2 y2। अब अपन क्या करेंगे, अपन देखेंगे भाई x में परिवर्तन कितने हुए। भाई x में परिवर्तन अपन कह सकते हैं कि x के अनुदिश ऐसे होंगे, उससे संबंधित y में परिवर्तन क्या होंगे, y के अनुदिश होंगे। तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि जब a से अपन b गए, जब a से b अपन गए तो x में परिवर्तन कितने हुए। तो अपन कह सकते हैं कि जब a से b गए तो x में अपने को इतना चलना पड़ा। तो ये आपके किस में परिवर्तन हो गए भाई, x में परिवर्तन हो गए। जब x में इतना परिवर्तन किया यानी अपन इतना आगे गए तो y में कितने परिवर्तन हुए। तो अपन कह सकते हैं y में इतना ऊपर भी तो जाना पड़ा। तो यही तो अपन कह रहे थे कि x में जब परिवर्तन करेंगे तो y में परिवर्तन कितना होगा। तो ठीक है, समझ में आया। तो x में परिवर्तन इतना तो y में परिवर्तन इतना। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। बोला इसका क्या मतलब होगा, देखो अब अपन कहेंगे a से b को मिलाने वाली रेखा जो होगी क्या वो इस ग्राफ की जीवा होगी। तो आपका उत्तर होगा हाँ जी, जीवा होगी। इस जीवा का ढाल पता करना है तो ढाल अपने को पता है कि tan थीटा से दिया जाता है। तो ये अपन कह सकते हैं थीटा है। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं ये tan थीटा का मान है। और tan थीटा अपन जानते हैं कि क्या होता है, लंब बटे आधार। ये त्रिकोणमिति में देख चुके हैं। तो यहाँ पे अपन tan थीटा का मान लिखें तो tan थीटा क्या होता है, लंब परपेंडिकुलर और आधार मतलब बेस। और यहाँ पे लंब की बात करें तो डेल्टा y और बटा डेल्टा x। तो यहाँ से अपन दोनों मीनिंग सीख के कि ग्राफ से कैसे करना है और इसकी परिभाषा क्या होगी। तो आपको समझ में आया होगा कि औसत शब्द अपन तब यूज करते हैं जब किसी भी राशि में परिवर्तन करें तो उसकी एक रेंज हो। तो ये समझ में आया। ये अपन ने यहाँ पे देखा y में परिवर्तन x के सापेक्ष। थोड़ा सा ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अवकलन की तरफ बढ़ना चाहते हैं अपन। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि औसत की बजाय अब किसको परिभाषित करते हैं, अब परिभाषित करते हैं अपन ताक्षणिक को। जैसे आपको पढ़ के पता लग रहा होगा कि ताक्षणिक मतलब क्षणिक, यहाँ पे लग रहा है ना क्षण पे या किसी विशेष जगह पे, ऐसी सी चीज़ें बातें बोल रहा है। तो औसत तो एक आपका इंटरवल था, एक अंतराल था, लेकिन ताक्षणिक तो एक पॉइंट पे बात कर रहा है यानी किसी क्षण पे बात कर रहा है। तो इसी को समझने के लिए अपन देखते हैं कि ताक्षणिक जो अपन परिभाषित करते हैं वो x के विशेष मान पर ज्ञात किया जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि x की एक परास लेंगे, x का एक बिंदु लेंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट लेंगे, एक पर्टिकुलर वैल्यू लेंगे, तब अपन कहेंगे y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर का ताक्षणिक मान ग्राफ से कैसे पता करते हैं वो भी सीखेंगे। लेकिन इससे पहले अपन बात करें ना तो अपन कह सकते हैं अपना क्या था, डेल्टा y बाई डेल्टा x
ये था। अब अपन चाहते हैं कि जो डेल्टा एक्स है ना वो बहुत ही कम हो जाए, और डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यानी डेल्टा एक्स का मान जीरो के लगभग ही है। तो अपन कहेंगे डेल्टा एक्स क्या है, बहुत ही कम है। डेल्टा एक्स क्या है, बहुत ही कम है। तो जब डेल्टा एक्स बहुत ही कम होता है ना, तो डेल्टा जो होते हैं ना वो डी में बदल जाते हैं। तो अपन कहेंगे डेल्टा किस में बदल गया, डी में। तो ये आपका होगा डी वाई बाय डी एक्स। क्या होगा, डी वाई बाय डी एक्स। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं जो पुराने वाला ऑपरेशन था डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, वो आज बदल गया है किसमें, डी वाई बाय डी एक्स में। अब ये डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, इसी को अपन समझेंगे। लेकिन इससे पहले अपन कह रहे हैं कि ताक्षणिक को समझें, तो अपन कह रहे हैं कि एक्स के किसी विशेष मान पे। तो यहाँ पे देखिए एक बिंदु है, एक्स ये दे रखा है, इस बिंदु पे आपको वाई में परिवर्तन की दर देखनी। तो अपन कहेंगे भाई इस बिंदु पे आप स्पर्श रेखा खींच दो, और जो स्पर्श रेखा का जो ढाल आएगा ना, वही आपका क्या होगा, ताक्षणिक परिवर्तन की दर होगी। और इसको बीजगणितीय रूप के रूप में अपन देखें तो अपन कह सकते हैं ये क्या होगा, अवकलन से ज्ञात किया जाता है। अब मैं आपको सारी चीजें समझाता हूँ। भाई अपने को चाहिए ताक्षणिक परिवर्तन की दर, तो अपन चाहते थे ताक्षणिक परिवर्तन की दर, और आपने कहा कि भाई ताक्षणिक बात करोगे तो जो डेल्टा है ना वो आपका किस में चला जाएगा, डी एक्स में चला जाएगा, तो या डी वाई में चला जाएगा। तो डेल्टा जहाँ पे लिखा था वहाँ डी लिख दो। तो ताक्षणिक परिवर्तन की दर हो गया डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स। और इसको ग्राफ में देखें तो कह सकते हैं स्पर्श रेखा की ढाल, और ढाल क्या वो चीज़ें पता करी जाती हैं वो टेन थीटा से। और यहाँ पे जो टेन थीटा में जो थीटा होगा ना वो एक्स एक्स से बनाया गया कोण होगा। अब अपन यहाँ पे देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स का मीनिंग क्या होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स अपन कह सकते हैं वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन कह दो, y का x के सापेक्ष अवकलन कह दो, या फिर y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर कह दो। थोड़ा सा आपको इसमें टाइम लग गया होगा, क्योंकि चीज़ें जब नई नई समझते हैं ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। अब मैं इन सब चीज़ों को कंक्लूड करता हूँ, यानी आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, गारंटी से आपको समझ में आएगा। भाई इतनी चीज़ों से अपने को क्या सीखना चाहिए, क्या ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि अपने को इसकी सारी कहानी पूछेगा, कोई आपसे नहीं पूछेगा। बट आपको चीज़ें थोड़ी समझ में आती हैं तो चीज़ों को अपन ज़्यादा समझ पाएंगे। कैसे समझ पाएंगे, चलिए स्टार्टिंग में चलते हैं। सबसे पहले आपको कभी भी ऐसा बोले कि औसत जैसी चीज़ पता करिए, तो आप समझ जाएंगे कि औसत के अंदर एक समय अंतराल, एक प्रास होगी जिसके अंदर अपने को किसी एक राशि में परिवर्तन करने के बावजूद दूसरे में कितना परिवर्तन होगा, ऐसी चीज़ें अपने को पता करनी होगी। और इसके अपन कह सकते हैं कि डेल्टा के रूप में लिखा जाएगा, यानी अपन एक्स में परिवर्तन करें उसके रिगार्डिंग वाई में परिवर्तन देखें तो उसका जो ऑपरेशन या जो उसका फॉर्मूला आएगा वो आएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। लेकिन अपन बात करें ताक्षणिक की, तो ताक्षणिक की बात करें तो वहाँ पे कहेंगे डेल्टा नहीं आएगा, वहाँ पे अपन डी वाई बाई डी एक्स कहेंगे। तो ये तो हो गए मीनिंग, यानी ऑपरेशन हो गए। जब औसत बोले तो डेल्टा वाला यूज करना है, और ताक्षणिक बोले तो डी वाला यूज करना है, ठीक है भाई। और यदि औसत बोले तो वहाँ पे अपन जीवा का ढाल देखेंगे, और ताक्षणिक बोले तो वहाँ पे अपन स्पर्श रेखा का ढाल देखेंगे। और डी वाई बाई डी एक्स जो मैथ में परिभाषित करते हैं उसको कहते हैं कि वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन। अभी अपना जो पूरा का पूरा मकसद है भाई वो यही मकसद है कि अपन अवकलन सीख जाएं, और जब अवकलन आने लग जाएगा तो चीज़ें बड़ी आसानी से हो जाएंगी। ये मैंने आपको समझाया, समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर आपको मैं उसी के हिसाब से और समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। मेन मुद्दे की बात अब स्टार्ट होती है कि जो आपने कहा कि डी वाई बाई डी एक्स तो क्या है, अवकलन है। किसका, वाई का एक्स के सापेक्ष। भाई अवकलन करना तो सिखाओ कि अवकलन होगा कैसे। तो इसमें नियम है कुछ, जैसे अवकलन की परिमेय इसको नाम से बोल रहे हैं, जिसमें नियम नंबर 1 पढ़ रहे हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि यदि c बराबर नियतांक, अपन किसी नियतांक का अवकलन करें। भाई ये बातें आपको समझ में आ रही है। नियत क्या होता है, नियत होता है कि जो बदले नहीं, तो फिर बदल ही नहीं रहा तो फिर अपन कहेंगे भाई उसमें क्या परिवर्तन होंगे। तो इसमें अपन जैसे नियत राशि है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जब परिवर्तन ही नहीं हुआ तो फिर अपन कहेंगे उसका मान तो जीरो आएगा। समझ रहे हो ना आप कि कोई फलन है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लूँ कि यहाँ पे y बराबर कितना है, 5 है, y बराबर 5 है। अब आप y बराबर 5 कहेंगे तो ये 5 तो नियत है, इसकी किसी पे निर्भरता नहीं है। तो अपन कहेंगे भाई इसमें मैं x चेंज करूँ तो y पे क्या फ़र्क पड़ेगा, भाई x रखने के लिए जगह ही नहीं है, तो आप x को चेंज कर दो, y तो क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो अपन कह सकते हैं उसमें जो परिवर्तन है वो कितना है, जीरो है, और परिवर्तन जीरो है इसीलिए नियत राशि का अवकलन जीरो होगा। तो आप कह सकते हैं कि इस वाले ऑपरेशन में डी वाई बाई डी एक्स और अवकलन 5 का यानी नियत राशि का अवकलन का मान कितना होगा, जीरो होगा। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल अपन और ले रहे हैं। यदि y बराबर कितना आ जाए, y बराबर आ जाए साइन 60। इसमें कई बार कन्फ्यूज होते हैं, लेकिन अपन कह सकते हैं y बराबर साइन 60 डिग्री
तो कितना होता है, तो आपका उत्तर होगा √3/2, √3/2 ना। तो आप कहोगे साइन 60 तो नियत राशि है, तो नियत राशि है इसीलिए तो अपन कह सकते हैं dy/dx, और किसका, साइन 60 डिग्री का अवकलन भी आपका उत्तर क्या होगा, 0। और इसी तरीके से आप कह सकते हैं एक और लें तो y बराबर e का घात 2, e का घात 2, e आपका चर घातांकीय फलन होता है, लेकिन इसकी घातें क्या हैं, 2 है, और 2 क्या है, नियत है, तो अपन कह सकते हैं ये एक नियत राशि है। और नियत का अवकलन अभी सिखाया कि नियत का अवकलन करेंगे तो उसका मान कितना आएगा, 0 आएगा, तो इसका उत्तर भी कितना आ गया, 0 आ गया। तो पहला नियम अच्छे से याद कर लो, नियत का अवकलन 0। क्यों बोला, आप किसी में परिवर्तन करेंगे तो इसमें परिवर्तन होंगे नहीं, तो नियत का अवकलन 0 कितना होगा, नियत का अवकलन 0 होगा, ये आप अच्छे से याद रखें। 5 वाला समझ में आता है, 60 वाले में कई बार गलत कर देते हैं, आगे मैं सिखाऊंगा कि साइन थीटा का अवकलन कोस थीटा होता है, भाई वहाँ पे थीटा वेरिएबल होता है यानी परिवर्ती होता है, बट यहाँ पे साइन 60 है तो साइन 60 नियत है, नियत का अवकलन 0 होगा। आगे मैं सिखाऊंगा तीसरा एग्जाम्पल, e का पावर x, e का पावर x का अवकलन e का पावर x ही होता है, तो कई सारे बच्चे कहते हैं e का पावर 2 का अवकलन e का पावर 2 ही होगा। अरे बच्चों, e का पावर 2 एक नियत राशि है और नियत का अवकलन तो 0 होता है, इस बात को अच्छे से समझे। चलिए आगे देखते हैं, आगे नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि यदि y बराबर x की घात n है और n वहाँ पे एक वास्तविक संख्या है, तो उस केस में अपन कहेंगे dy/dx यानी y का x के सापेक्ष अवकलन करना हो तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका रूल या नियम होता है कि जो घात है वो आगे आ जाएगी, आगे आ गई ना, और उसमें से जो एक घात है वो कम हो जाएगी, समझ में आया ना, घात आगे आएगी और एक घात कम हो जाएगी। एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो चीज़ें तुरंत समझ में आएंगी। चलिए ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, y बराबर x की घात 2, y बराबर x की घात 2। आप कह सकते हो आपको पता करना है dy/dx, तो आप कह सकते हैं dy/dx पता करें तो y की जगह क्या लिख सकते हैं, x²। अब आप बताइए नियम क्या है, 2 आगे आ गया, घात आगे आएगी, x वैसे का वैसा रहेगा, एक घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात समझ आई कि अपन अवकलन करें x² का, घात कहाँ आ गई, आगे आ गई, एक घात क्या हो गई, कम हो गई, तो इसका उत्तर क्या आ गया, 2x। ये बहुत बार आता है, यानी x² बहुत ही फेमस अपन कह सकते हैं एक ऑपरेशन है जो बहुत ही बार आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल ठीक लेते हैं। y बराबर आ जाए √x, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, इसको तो आप एक बार करने के बाद डायरेक्ट याद भी रखें। y बराबर √x, भाई रूट का मतलब क्या होता है कि x की घात कितनी है, 1/2 है। अब मैं करूँगा इसका अवकलन, तो dy/dx, x की घात कितनी है, 1/2, x की घात कितनी है, 1/2। आपने कहा था घातें आगे आएगी तो 1/2 आगे आ गई, x एज इट इज रहेगा, एक घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नियम समझ में आ रहा है ना, घात आगे आएगी, x एज इट इज रहेगा, एक घात कम हो जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं 1/2। x की घात कितने लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/2 में से -1 तो माइनस का 1/2, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 √x, तो आराम से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे होने वाली नहीं है। तो ये वाला याद रखिए कि √x का अवकलन 1/2 √x होता है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह काम आएगा कि √x का अवकलन 1/2 √x होगा। ऐसे ही अपन और सिंपल सा एग्जांपल लें तो देख सकते हैं। वैसे ये सारे के सारे बड़े सिंपल से क्वेश्चन अपन स्टार्टिंग में लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे अपन करते हुए लेवल बढ़ाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अपने क्वेश्चन आ गया, जैसे क्या आया कि y बराबर में x की घात 3/2 आ गया, आप अवकलन करो तो y बराबर x की घात 3/2 आ गया, तो अपन कहेंगे भाई घात वाला नियम है, तो x की घात 3/2 का आपको अवकलन करना है, तो घातें आगे आ जाएगी, तो 3/2 आगे आया, ठीक है, x एज इट इज रह गया, एक घात कम हो जाएगी, सही बात है, घात आगे आई 3/2, x यहाँ पे रह गया और एक घात क्या होगी, कम हो गई, तो आप कह सकते हैं 3/2 और x की घात 3/2 में से एक गया तो 1/2, यानी इसको लिखने वाला ऐसा भी लिख सकता है 3/2 √x। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखें, अपन कह सकते हैं कि इसमें अपने पास 3 क्वेश्चंस और आ चुके हैं जो कि घातों वाले हैं, तो इनको जल्दी से निपटा दो भैया। 1 नंबर की बात करते हैं, तो अपन कह सकते हैं dy/dx अपने को पता करना है, तो dy/dx पता करना है तो आप कह सकते हैं इसको सीधा ही लिख रहा हूँ, घात आगे आ जाएगी 7/2, x का x एक घात कम हो जाएगी, क्या ये रूल है, घातें आगे एक घात कम, तो 7/2 का तो 7/2, 7/2 में से एक जाता है तो आप कह सकते हैं यहाँ पे बचेगा 5/2। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं, dy/dx याद करना है, तो आप कहेंगे घात वाला नियम है तो घातें कहाँ आएंगी, आगे, तो -3 आगे आ गया, x एज इट इज रह गया, एक घात कम हो जाएगी तो -1,
तो -3 x⁻⁴ समझ में आ रही होंगी चीज़ें। ये वाला भी बहुत बार आता है तीसरा एग्जाम्पल कि y बराबर x है, y बराबर क्या है x है, तब आपको अवकलन करना है तो dy/dx ऑफ x, तो x की घात कितनी लिख सकते हैं 1, तो 1 घात आ गया, ठीक है, x एज इट इज रह गया, ठीक है, और अपन कह सकते हैं 1 घात कम हो जाएगी तो अपन कह सकते हैं 1 गुणा में x की घात 0, और किसी की घात 0 1 होता है तो इसका उत्तर होगा 1। यानी अपन कहें x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, t का t के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। जैसे मैं कहूँ कि कोई फलन ऐसे हो जाता है, फॉर एग्जांपल y बराबर में कितना होता है t होता, तब आपसे पूछता dy/dt कितना होगा, तो भी आपका उत्तर कितना होगा 1 होगा। इसी तरीके से और भी ले सकता है कोई फलन, जैसे y बराबर u होता तो, और आपसे पूछ लेता dy/du क्या होता, तो आप कहते हैं भाई u का u के सापेक्ष आंसर 1 होगा। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अपने कितने नियम खत्म हो गए दोस्तों, 2 नियम खत्म हो गए। पहला नियम याद है, पहला नियम था नियत का अवकलन 0 होगा। दूसरा घात नियम था, जिसके अंदर अपन कहते हैं घात आगे आती हैं, वो जो लिखते हैं वो एज इट इज रहेगा और उसकी एक घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ फॉर्मूले अपन और देखने वाले हैं जो आपके त्रिकोणमितीय, लघुगणकीय और चरघातांकीय फलन के अवकलन के सूत्र हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं साइन का। साइन का अवकलन कोस होगा, याद रखना पड़ेगा। साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स, कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होगा। टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होगा। कोट एक्स का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स टेन एक्स होगा। कोसेक एक्स का अवकलन माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स होगा। एलन एक्स यहाँ पे 1/x होगा। एलन एक्स का मतलब होता है कि जो log होता है उस log का बेस यानी आधार जब e लेते हैं तो उसको शॉर्ट में ln भी लिख सकते हैं, यानी इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है या फिर इसको ln x भी लिखा हो सकता है। तो ln x का अवकलन 1/x होगा। e का पावर x आपका चरघातांकीय फलन है, e का पावर x है तो x वेरिएबल है, तो e का पावर x का अवकलन e का पावर x ही होगा। एक बार आप अच्छे से याद रख सकते हैं, बोलिए साइन का क्या होगा कोस, कोस का क्या होगा माइनस साइन, ठीक है। टेन का क्या होगा, थोड़ा याद रखिए, टेन के बाद कोट आता है, कोट को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो टेन एक्स का अवकलन क्या होगा, तो आप कहेंगे टेन एक्स का अवकलन होगा सेक स्क्वायर एक्स। कोट एक्स का क्या होगा, छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, बट माइनस लगाना नहीं छोड़ेंगे, माइनस जरूर याद रखें कि कोट एक्स का माइनस को सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, और कोट सेक एक्स का माइनस को सेक एक्स कोट एक्स। माइनस वाला आप याद रख सकते हैं, साइन का पॉजिटिव होगा, फिर कोस का नेगेटिव, टेन का पॉजिटिव, कोट का नेगेटिव, सेक का पॉजिटिव, कोसेक का नेगेटिव, इस तरीके से याद रखते हैं। और उसके बाद लास्ट वाले ln x को log बेस e ऑफ x भी लिख सकते हैं, जिसका अवकलन 1/x होगा, और e का पावर x का अवकलन e का पावर x होगा। तो ये फॉर्मूले हैं जिसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं नेक्स्ट नियम, नियम नंबर 3। बहुत आसान नियम है, इसमें अपन कह सकते हैं कुछ नई बात नहीं है। यदि कह रहा है कि y बराबर c इंटू यू, जहाँ c नियत है और जो u है वो आपका x का फलन है, तब आपको बताना है कि dy/dx क्या होगा। तो सिंपल सा इसने अवकलन किया कि भाई किसका अवकलन करना है, c इंटू यू, जहाँ पे c आपका नियत है। तो इनका कहना होता है कि जो नियत राशि होती है ना उसको बाहर ले लेंगे और जो फलन है उसका अवकलन कर देंगे। क्या कह रहा है कि जो नियत राशि है उसको बाहर ले लेंगे और बाकी का अवकलन कर देंगे। एग्जाम्पल समझाऊंगा तो तुरंत चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए देखते हैं पहला एग्जाम्पल। यदि कह दे कि y बराबर कितना है 10x² है, y बराबर 10x² है, तो आपको बताना है dy/dx। तो आप कहते हैं dy/dx बताना है, तो dy/dx की जगह अपन कह सकते हैं y की जगह अपने को क्या दिया गया है 10x², ठीक है भाई। तो अपन कहेंगे 10 कैसा है, नियत है, 10 नियत है तो उसको बाहर ले लो। अब बारी आती है कि x² का अवकलन कितना होगा, तो x² का अवकलन वैसे तो जानते हैं 2x होगा। कैसे करते हैं, 2 आगे आ गया, x एज इट इज रह गया, एक घात कम हो गई तो अपन कह सकते हैं 2x, तो उत्तर कितना आया 20x। तो समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। y बराबर मान लीजिए आपको दिया है 5 और cos x, 5 cos x, और आपको बताना है कि इसका अवकलन क्या होगा। तो dy/dx आपसे पूछा है, तो आप कह सकते हैं आपके पास 5 cos x है, 5 cos x है, तो 5 क्या है, नियत है, बाहर ले लो 5 को। cos का अवकलन क्या होगा, तो अभी बताया था कि cos का अवकलन माइनस साइन एक्स होगा। ये बातें आपको समझ में आ रही है ना, कि नियत जब भी गुणा में हो तो उसको अलग बाहर निकाल लो, फिर जो है उसका अवकलन कर दो। समझ में आ गई चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगला नियम, नियम नंबर 4। बहुत आसान नियम है, ये भी कोई ऐसे विशेष नियम नहीं है जिसको अपने को अलग से याद करना पड़ेगा। कह रहे हैं कि दो फलन हैं, वो दोनों के दोनों फलन योग या अंतर में है, तो u प्लस माइनस वी है, जहाँ u तथा v x के फलन है। तब कह रहा है कि ऐसे वाली स्थिति में अवकलन करना है तो u का अलग से अवकलन कर दो और v का अलग से अवकलन कर दो। जो बीच में जो चिन्ह जैसे हैं वैसे के वैसे चिन्ह उठा के यहाँ पे रख दो।
क्या कहना चाहता है कि यदि दो फलन प्लस माइनस योग या अंतर के केस में हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले का अलग से कर दो, दूसरे का अलग से कर दो, जो चिन्ह इनके बीच में था उसको एज इट इज रख दो। एग्जाम्पल्स कुछ ले रहे हैं जिससे आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। जैसे पहले वाला एग्जाम्पल है ये तो अपना रिपीट हो गया कि y बराबर रूट एक्स होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स आपको पूछा है, तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स आपको बताना है, तो भाई बता दो। तो रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स की घात 1/2। अभी देखते हैं 1/2 आगे आ गया, एक्स एज इट इज रह गया, 1/2 में से 1 कम हो गया, समझ में आए ना, घाते आगे एक घात कम। तो अपन कह सकते हैं इसको लिख सकते हैं 1/2 और यहाँ पे एक्स की घात माइनस 1/2, तो उसको लिख सकते हैं ऐसे। और मैंने पहले भी कहा था कि रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, बहुत बार आएगा। ठीक है, पहला एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। दूसरा एग्जाम्पल आ जाइए, डी वाई बाई डी एक्स पता करना है किसका, इसी का। तो अपन कहेंगे एक्स की घात 5 है, तो एक्स की घात 5 है तो 5 घातें आगे एक्स एज इट इज, और 5 में से 1 गया तो 4 घातें बची। इसी तरीके से एक्स की पावर 4, देखिए यहाँ पे नियम वही चल रहा है, अपने एक्स की पावर 5 को अलग से कर दिया है, अब एक्स की पावर 4 की बारी आ रही है। तो एक्स की पावर 4 में अपन कहेंगे 4 आगे आ जाएगा, एक्स एज इट इज और उसकी 1 घात कम, और 7 का अवकलन कितना हो जाएगा, 7 नियत है तो अवकलन 0 हो जाएगी। ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ना, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। एग्जाम्पल नंबर 3 में आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखें, डी वाई बाई डी एक्स आपको पता करना है, तो आप कह सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर है तो 2 आगे आया, ठीक है भाई 2 आ गया है, 1 घात कम होगी तो 2x अवकलन हो गया, समझ में आया ना। तो इसके अंदर अपन कह सकते हैं इसको अपन ने अलग से कर दिया, प्लस का चिन्ह था प्लस का लगा दिया, 4 को बाहर ले लेंगे, ये पुराने वाला नियम आ गया, नियतांक को बाहर ले लो। अब आप x की घात 1/2, अब इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, x की घात 1/2 रूट एक्स ही होता है, और रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स है। ठीक है, ये चीज़ें आती हैं तो आप जल्दी से कर लेंगे, माइनस माइनस लगाया, ठीक है ना। इसमें कहते हैं कि क्वेश्चन भाई 3 हो गए, एक क्वेश्चन यहाँ पे, एक क्वेश्चन यहाँ पे और एक क्वेश्चन यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है, 3 बाहर रह गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा, 2x होगा। अब इसको सोल्व कर लो, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 2x, यहाँ पे आप कह सकते हैं 2/√x, और यहाँ पे आप कह सकते हैं -6x। तो ये आपका आंसर हो गया, बड़ा आसान सा है। तो इसमें मैं कह सकता हूँ कि अभी तक के अपने सारे नियम यूज़ कर लिए। नियत का अवकलन 0, ठीक है। दूसरा नियम था घात वाला, घात आगे 1 घात कम। तीसरा नियम अपन कह सकते हैं कि गुणा में हो तो गुणा वाला बाहर ले लेंगे। और फिर अपन कह सकते हैं इस तरीके से 2-3 फलन जुड़ रहे हो तो उसी केस में अपन कहेंगे वैसे के वैसे चिन्ह लगाते रहेंगे और उनका अलग अलग अवकलन करते रहेंगे, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नियम नंबर 5 है गुणन का नियम। गुणन का नियम क्या होता है, देखो यदि अपन कहें कि दो फलन जैसे u इंटू वी यानी गुणन में है, और यहाँ पे कहा है कि u तथा v x के फलन है। आपको क्या बोला है कि y बराबर u इंटू वी है और u और v क्या है, x के फलन है। तब बताओ यहाँ पे गुणन का नियम है, गुणा हो रहे हैं, पिछली बार जुड़ रहे थे तो गुणा के नियम में थोड़ा सा फॉर्मूला अलग होगा। तो यहाँ से देखिए इसने अवकलन करने की कोशिश करी है, तो मैं कहूँ कि u इंटू वी में u को मान लेते हैं 1 नंबर और v को मान लेते हैं 2 नंबर। तो ये कहता है कि 1 नंबर को वैसे का वैसा रख दो, 2 नंबर का अवकलन कर दो। क्या बोला, 1 नंबर को वैसे का वैसा रख दो और 2 नंबर का अवकलन कर दो, बीच में साइन प्लस का लगा दो। फिर जिसका अवकलन नहीं करा था उसका तो करना है और जिसका अवकलन कर दिया था उसका नहीं करना है। तो आप कह सकते हैं कि अवकलन किसका कर दिया था, v का, तो अब नहीं करना है, और किसका नहीं किया था, u का, तो उसका कर देना है। अब मैं समझाता हूँ कैसे करना है। आप 1 नंबर और 2 नंबर मान लो, तो पहले क्या करोगे, 1 नंबर को एज इट इज रखो, दूसरे का अवकलन कर दो। अब चिन्ह लगा दो प्लस का। 2 नंबर को एज इट इज रख दो, पहले का अवकलन कर दो। एक भाषा तो ये होती है, दूसरी भाषा ऐसे भी होती है, पहले का अवकलन नहीं करना है यानी पहला एज इट इज, दूसरे का अवकलन। अब ऐसी लैंग्वेज होती है कि जिसका अवकलन कर दिया ना उसका नहीं करना है और जिसका नहीं करा उसका कर देना है, और बीच में साइन किसका लगा देना है, प्लस का। अब मैं ये एग्जाम्पल समझाऊंगा ना तो आपको तुरंत चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अपन कह सकते हैं आपको पता करना है क्या, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स आपने कहा कि भाई वाई की जगह क्या रखेंगे, वाई का फलन रखेंगे। तो वाई की जगह अपन ने देखा तो मिला अपने को एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब अपने तुरंत चीज़ें समझ में आई कि भाई यहाँ पे 2 फलन है। कैसे पता लगा 2 फलन है, एक आपका त्रिकोणमितीय फलन है और एक आपका बीजगणितीय फलन है। तो इसको अपन कहते हैं 1 नंबर, तो इसको अपन कहते हैं 2 नंबर। नियम के अनुसार पहले को क्या कर दो, वैसे का वैसा रख दो। तो एक्स स्क्वायर को वैसे का वैसा रख दिया, ठीक है रख दिया। अब साइन का क्या कर दो, अवकलन कर दो। एक बार मैं फुल स्टेप लिख देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स, किसकी बारी आएगी, साइन के अवकलन की। अब किसका चिन्ह लगा दो, प्लस का चिन्ह लगा दो। जिसका कर दिया उसको छोड़ दो और जिसका नहीं करा उसका अवकलन कर दो। भाई मैं तो ऐसे ही समझाता हूँ जिससे चीज़ें समझ में आ जाती हैं, आप भी ऐसे समझें जिससे फॉर्मूले रटने की आपको ज़रूरत नहीं। मैंने क्या कहा, देखो 1 नंबर और ये 2 नंबर, एक्स स्क्वायर क्या है, एज इट इज, ठीक है, दूसरे का अवकलन, प्लस का चिन्ह, जिसका कर दिया उसका नहीं करना है
और जिसका नहीं करा उसका कर देना। तो अब कह सकते हैं ऐसे लिखना चाहिए, जैसे मैं अब लिखूँ ना एक्स स्क्वायर का एज इट इज, साइन का बोला कोस एक्स, इसको लिख दिया जल्दी से, ठीक है। फिर अपन कहेंगे इस बार साइन का नहीं करेंगे और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। इस तरीके से हो गया, बड़ा आसान था। चलिए आगे वाला एक क्वेश्चन अपना और बच गया यहाँ पे, इसको अपन आगे वाली स्लाइड में कर देते हैं। y बराबर एक्स स्क्वायर और गुणा में ये x है, क्या है एग्जाम्पल, y बराबर में एक्स स्क्वायर और ये x है, और अपने को क्या बताना है dy/dx। तो चलिए करते हैं। अपने को कैसे पता लगा ये गुणन है, भाई यहाँ पे देखो, एक आपका बीजगणितीय फलन है और दूसरा आपका चरघातांकीय फलन है, तो हो गया ना गुणा, गुणन नियम यहाँ पे लगेगा। तो अपने को पता करना था dy/dx, तो आप करिए dy/dx। तो अपन कहेंगे dy/dx के अंदर अपने कितने फलन है 2, तो एक्स स्क्वायर और गुणा में dx। आप क्या करेंगे, पहला जो है पहला को क्या करें एज इट इज, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रख दिया। ई का पावर एक्स का अवकलन ई का पावर एक्स ही होता है, ई का पावर एक्स का अवकलन ई का पावर एक्स ही होता है। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एज इट इज कैसे रख दिया। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन क्या करेंगे dy/dx दूसरे का अवकलन कर दिया, समझ में आई चीज़ें। अब बोला अब जिसका अवकलन कर दिया था उसको नहीं करना है, तो ई का पावर एक्स ऐसे ही रखना है और एक्स स्क्वायर का क्या कर देना है अवकलन कर देना है, ठीक है भाई। लेकिन जल्दी लिखिए, कैसे लिखिए, बोला एक्स स्क्वायर एज इट इज, ई का पावर एक्स का अवकलन ई का पावर एक्स प्लस का चिन्ह। अब आपने ई का पावर एक्स का नहीं करना है और एक्स स्क्वायर का कितना कर देना है 2x कर देना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अपना नियम नंबर अच्छा था जो अपना u इंटू वी से था, ठीक है ना भाई, u इंटू वी से। तो u इंटू वी गुणन हो तो गुणन में नियम मैंने बता दिया है, पहले को एज इट इज दूसरे का अवकलन प्लस का चिन्ह लगा दो, जिसका अवकलन कर दिया उसका नहीं करना है और जिसका नहीं करा उसका कर दो। इस तरीके से आप इस लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए आपको नियम याद रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी भाई, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं u/v भाग का नियम। पिछली बार क्या था गुणन का नियम था, तो इस बार क्या है भाग का नियम है, यानी दो फलन हो भाग में हो u/v, और u/v जहाँ x के फलन है तब आपको बताना है dy/dx क्या होगा। तो इसके लिए अपन कहते हैं देखो, इसको अपन क्या मान लेते हैं 1 नंबर मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं 2 नंबर मान लेते हैं। करना क्या है देखो, इसको ध्यान से सुनो। अपन कहेंगे 1/2 है, तो उसमें जो ये अंश है और ये हर है, तो हर का होल स्क्वायर कर दो, ऐसे भी बोल देते हैं हर का होल स्क्वायर। फिर इसको एज इट इज ऊपर ले जाओ, हर का होल स्क्वायर, इसको एज इट इज ऊपर मतलब बिना घात के। तो पहले होल स्क्वायर कर देना है, फिर v को v रख दिया, पहले का अवकलन करना है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, माइनस। और यहाँ पे लैंग्वेज वही चलेगी कि भाई आपने यहाँ पे u का अवकलन किया है तो अब नहीं करना है और v का नहीं किया तो अब कर देना है। चीज़ें समझ में आई क्या, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, नीचे वाले का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर करने के बाद में नीचे वाले को यहाँ ले जाए बिना होल स्क्वायर, फिर पहले वाले का अवकलन कर दें। अब माइनस का चिन्ह लगा के वही प्रोसेस बने, जिसका अवकलन कर दिया उसका नहीं करना है और जिसका नहीं करा उसका कर देना है। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जिससे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। y बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, अपन कह सकते हैं ये 1 नंबर है तो ये 2 नंबर है और ये भाग में है तो भाग वाला नियम लगाएंगे। अपन कह सकते हैं इसका सॉल्यूशन देखें, तो सॉल्यूशन में अपन कह सकते हैं देखो, अपने से क्या पूछा, अपने से पूछा dy/dx यानी अवकलन पूछा। तो अपन कह सकते हैं भाई अवकलन पूछा तो इसके अंदर अपन कह सकते हैं जो नीचे वाला है उसका होल स्क्वायर करो, तो साइन एक्स का क्या करना है होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन लिख रहे हैं कैसा साइन एक्स, तो ये हो गया आपका साइन एक्स का होल स्क्वायर। फिर साइन एक्स को ऊपर ले गए भाई। अब जो दूसरा है उसका क्या करो, जो साइन एक्स के अलावा है उसका अवकलन करो, तो dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये समझ में आ गया, इतना जिसने लिख लिया ना उसका हो जाए। अब किसका चिन्ह लगाना है माइनस का, एक्स स्क्वायर का अवकलन कर दिया था एज इट इज रखते, और जिसका नहीं करा था उसका अवकलन कर दे, तो अवकलन किसका करना था साइन का। अब देखो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखने की प्रैक्टिस करें जिससे स्पीड आएगी। कैसे करना है बोला, जो नीचे वाला है ना जो हर है उसका क्या करो होल स्क्वायर करो, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर कर दिया, साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। साइन एक्स को ऊपर ले जाओ, ले गए। अब पहले वाले का अवकलन कर दो तो 2x, ठीक है, माइनस का चिन्ह लगा दो, जिसका अवकलन कर दिया था उसका आप नहीं करना है और जिसका नहीं करा था उसका कर देना है। ये चीज़ें समझ में आ गई ना, इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो अवकलन बड़ा आसान लगेगा, कोई टफ चीज़ें नहीं है। ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। हाँ, तो अवकलन के नियमों की कड़ी में एक नियम और देखते हैं जो है आपका श्रृंखला नियम, यानी जिसको चैन रूल भी कहते हैं।
और ये चैन रूल जो है ना वो लोगों को कम समझ में आता है। चलिए अपन कोशिश करते हैं इसको अच्छे से सीखने की। पहले लाइन पढ़ते हैं, माना y u का फलन है तथा u x का फलन है। बातें यहीं पे गड़बड़ होती। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तुरंत समझ में आएगा क्या कहना चाहता है। देखें, अपन कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे y बराबर क्या हो, साइन एक्स स्क्वेयर हो। तो y त्रिकोणमितीय फलन है, लेकिन जो त्रिकोणमितीय फलन है उसके अंदर भी एक बीजगणितीय फलन है। तो आपको समझ में आया होगा कि y u का फलन है, y u का फलन है और u x का फलन है। तो ऐसे कहना चाहता है, यानी फलन के अंदर फलन है। ये चीज़ें समझ में आई। तब आपको अवकलन सीखना है। तो अपन कहेंगे बड़ा सिंपल है, जैसे अपन dy बाई डी एक्स सीख रहे थे, बट एक बीच में u आ गया, यही तो गड़बड़ कर रहा है। पहले क्या हुआ करता था, y x का फलन हुआ करता था, लेकिन आज y u का फलन है, फिर u x का फलन। इस u को कहाँ लेके आए, तो dy को dy लिखो, du से गुणा कर दो और du से भाग लगा दो, du और du कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और वो अपना जो dx है वो dx है। तो इस चैन रूल के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स बराबर में dy बाई डी यू। dy बाई डी यू का मतलब है जो पहला फलन है ना उस पहले का अवकलन करो, दूसरे को छेड़ना भी नहीं है। फिर जो इसके अंदर है ना उसका अवकलन करके गुणा कर दो। नियम तो इतना सही है। ये चीज़ें समझ में आई क्या? मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसमें आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए एग्जाम्पल देखो, y बराबर साइन एक्स स्क्वेयर, y बराबर साइन एक्स स्क्वेयर। नंबर 1 क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। आप कहोगे देखो साइन त्रिकोणमितीय फलन है, ये बीजगणितीय फलन है, फलन के अंदर फलन। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले का अवकलन। तो पहला साइन का अवकलन हो गया कोस, अंदर वाले को एज इट इज रख दो, फिर अंदर वाले का अवकलन करके क्या कर दो, गुणा कर दो, गुणा कर दो। आपको प्रैक्टिस ऐसे करनी चाहिए डायरेक्ट। साइन का क्या हो जाएगा कोस, अंदर वाला एज इट इज, अंदर वाले का अवकलन 2x। क्वेश्चन हो गया खत्म। देखिए इसको गुणा मत कर देना अंदर, तो इसको अपन अच्छे से लिख सकते हैं 2x और गुणा में कोस एक्स स्क्वेयर। चलिए एक नियम और सीखते हैं, 2 नंबर नियम। 2 नंबर क्वेश्चन, y बराबर e का घात 2x प्लस 5। आपको क्या करना है इसका, dy बाई डी एक्स। तो ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो इसको मिटा देते हैं और सीधा ही क्वेश्चन लिखने की कोशिश करते हैं। तो अपने को क्या करना था, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। आपको याद है e का पावर x का अवकलन क्या होता है, तो आप कहोगे e का पावर x का अवकलन e का पावर x ही होता है। आप क्या करो कि e का पावर x की तरह पढ़ो इसको, तो e का पावर x ही होगा, तो e का पावर जैसा है वैसा ही लिख दो, लिख दिया, ठीक है। अब क्या करो, जो ये है इसका अवकलन करो और गुणा कर दो, dy बाई डी एक्स 2x प्लस 5, ठीक है। तो अब इसको देखो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, e का पावर x का अवकलन e का पावर x, और फिर जो ये है इसका अवकलन कितना होगा, 2x प्लस 5 का अवकलन। आप कहेंगे 2x का 2 हो जाएगा और 5 का कितना हो जाएगा 0, तो 2 से कर दो गुणा। ये चीज़ें समझ में आई, डाउट तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है y बराबर रूट 4x प्लस 3। कई लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि भाई इसमें फलन के अंदर फलन क्या है। भाई इसमें 2 नियम लग रहे हैं, एक घात का नियम लग रहा है और एक सिंपल अवकलन लग रहा है। तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। देखो एग्जाम्पल नंबर आपका 3, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 का सोल्यूशन अपन यहाँ पे लिख रहे हैं। क्या y बराबर 4x प्लस 3 का घात 1/2 लिख सकते हैं, तो आराम से लिख सकते हैं। अब करते हैं इसका अवकलन, तो dy बाई डी एक्स। सबसे पहले किसको निपटाएं, घात वाले नियम को निपटा दें, तो घातें आगे आ जाएंगी, आगे। और ये क्या कर दें, ये ऐसे एज इट इज रखते हैं, घात आगे आ गई, इसके अंदर वाले को एज इट इज रखते हैं, एक घात क्या कर दे, कम कर दी, ठीक है। ये समझ में आया ना। और फिर क्या करें कि जो अंदर फलन है उसका अवकलन करके गुणा कर दें। ये तो नियम बताया ना मैंने भाई, मैंने साइन एक्स स्क्वायर वाला बताया, एक बार और देख लो भाई। साइन एक्स का बार वाले का साइन का करो कोस, अंदर वाला एज इट इज, फिर अंदर वाले का अवकलन करके गुणा कर दो। सिमिलर मैंने यहाँ पे कहा सबसे पहले घात को करो, तो घात का करा तो रूट का क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है ना। तो वो देखो अब जल्दी से आपको आता ना, तो फ़ायदा यहाँ पे मिल जाता है और आप यहाँ पे डायरेक्ट ही उत्तर दे पाते। इसका उत्तर सर ये होगा कि रूट का क्या होता है 1/2 और रूट एक्स। तो रूट एक्स के अंदर ये बड़ा सारा फंक्शन है,
अब इसके अंदर वाले का अवकलन 4x का अवकलन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x 4x का 4 हो गया और 3 का कितना हो गया 0, तो उत्तर कितना आ गया भाई 2 बटा में रूट के अंदर 4x+3। इसको आप अच्छे से सीखें, नहीं आपको डाउट आएगा। एक बार और थोड़ा सा देख ले कि क्या करना है, रूट x का अवकलन, इसको आप x की तरह मानो, तो रूट x का अवकलन हो गया 1/2 रूट x, लेकिन अंदर भी तो था, अंदर वाले का अवकलन करके क्या कर दो, गुणा कर दो। तो 4x का अवकलन कितना होगा 4 + 0। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा नियम खत्म हो गया अपना, चैन रूल खत्म हो गया। चलो एक एग्जाम्पल और बच गया, उसको भी निपटा ही देते हैं। चलिए ये था 4 नंबर। बताओ अब, अभी बताया था ln x का क्या होता है, 1/x होता है। ln x का क्या होता है, 1/x होता है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, फॉर्मूला याद होगा तभी बात पड़ेगी। और इसको पूरा को आप क्या लो, x की तरह लो, तो ln x का क्या होगा 1/x, तो 1/x की जगह तो ये है। अब क्या कर दो, dy/dx, और जो अंदर है ना उसका अवकलन करके गुणा कर दो। यही तो कर रहा हूँ मैं। देखो जल्दी से लिखो, ln x का 1/x लिख दिया, ठीक है लिख दिया। 2x का अवकलन 2 और 4 का अवकलन 0, तो उत्तर आ गया 2 बटा में 2x+4। वही प्रैक्टिस करता है ना वो बड़े आसानी से लिख देता है, कुछ सेकंडों में इसके उत्तर दे सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें चैन रूल की, ये आप सीख जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम अवकलन में आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि भाई अवकलन पढ़ तो लिया, अवकलन का अपने को प्रक्रिया भी पता लग गई। नियत का अवकलन 0, घात वाले का घात आगे, एक घात कम, ठीक है। गुणा में हो तो बाहर ले लेंगे, ठीक है। प्लस माइनस में हो तो अलग अलग करके जोड़ देंगे। गुणा में हो तो पहले वाले को एज इट इज, दूसरे का अवकलन प्लस का चिन्ह, वही प्रोसेस। भाग वाला हो तो नीचे वाले का होल स्क्वायर, फिर वो नीचे वाले को ऊपर ले गए और फिर वही प्रोसेस। तो ये सारी चीज़ें, इतने नियम सीख गए, चैन रूल अपने सीख गए, बट इनका यूज क्या पर करेंगे, तो इसके एप्लीकेशंस यानी इनके अनुप्रयोग अपने को सीखना है। तो पहला अनुप्रयोग है परिवर्तन की दर क्या होगी। भाई परिवर्तन की दर ही तो अपन सीख रहे थे। dy/dx का मतलब क्या था, y में x के सापेक्ष परिवर्तन, y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, वही सीखना है, वही इसका आगे मेन मकसद है। क्योंकि आगे अपन देखेंगे कि बहुत सारी परिभाषाएं देखेंगे, जैसे वेग है, वेग क्या होगा dx/dt, यानी अपन कह सकते हैं v बराबर dx/dt। a बराबर क्या होगा dv/dt। f बराबर क्या होगा dp/dt। ये इसके अनुप्रयोग है, ये इसके क्या है अनुप्रयोग है। जैसे अपन कहेंगे त्वरण क्या होगा, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है, संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, बल कहलाता है। तो ये इसके क्या है अनुप्रयोग है। तो अवकलन अपन यहाँ पे सीखेंगे, फिर परिभाषाएं वहाँ पे अपन आगे वाले चैप्टर में लिंक कर देंगे। तो ये चीज़ें आपको समझें, बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं। तो अब अपन सामान्य से क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। y बराबर अपने को दिया है, y बराबर में x² माइनस में 2√x दिया गया है। जब x बराबर 1 हो तब x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर क्या होगी। तो आपसे ये जो पूछना चाह रहा है ना वो dy/dx पूछना चाह रहा है, और कब है x बराबर 1 पर। तो पहले dy/dx तो करो, तो dy/dx करें तो x² का कितना होगा 2x माइनस 2, रूट x का बता दो तो 1/2 रूट x। ये चीज़ें समझ में आ रही है। x² का कितना होगा 2x माइनस 2 और रूट x का 1/2 रूट x। तो आपका यहाँ से आया 2x माइनस में 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/√x। लेकिन ये कब पता करना था, ये आपको पता करना था x बराबर 1 पर। x बराबर 1 पर आपको dy/dx जो मिलेगा उसको ढूंढ लेते हैं। तो 2 यहाँ पे 1 रखेंगे माइनस 1/√1, तो यहाँ पे कह सकते हैं 2 में से 1 गया तो उत्तर आया आपका 1। तो समझो आगे ना चीज़ें कि ये पहला एप्लीकेशन परिवर्तन की दर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। यदि गोलीय बुलबुले की त्रिज्या समय के साथ परिवर्तित है, गोलीय बुलबुले की त्रिज्या समय के साथ परिवर्तित है, तो इसके आयतन में परिवर्तन की दर क्या होगी। आयतन क्या होता है, तो अपन कहेंगे गोलाकार वस्तु का आयतन होता है v बराबर में 4/3 πr³। v बराबर 4/3 πr³। अब अपने को क्या देखना है, आयतन में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, तो dv/dt। dv/dt अवकलन करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अवकलन डिफरेंट टाइप का है, उसको भी सिखा देता हूँ मैं। 4/3 ठीक है, पाई नियत ये बाहर आ चुके। देखिए अपन यहाँ पे r³ का अवकलन कर रहे हैं, r³ का अवकलन कर रहे हैं। तो सबसे पहले नियम लगाइए घात का नियम, तो घातें आगे, एक घात क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। क्या अवकलन पूरा हो गया, क्या नहीं हुआ। यदि r के सापेक्ष पूछता ना तब तो ये पूरा हो गया, क्योंकि आगे dr/dr लिखने का कोई लिंक नहीं है। लेकिन अवकलन किसके सापेक्ष करें, t के सापेक्ष, तो यहाँ पे आपको r का अवकलन और करना पड़ेगा dr/dt। इसको मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक बार इसको सीखें। 3 से 3 कट गया, 4 पाई
आर स्क्वायर और डी आर बटा डी टी, डी आर बटा डी टी। तो ऐसा इसका आंसर आ गया। बच्चे कहेंगे सर यहाँ तक पूरा समझ में आया, बट ये वाली चीज़ हमारे कंफ्यूज कर रही है, हमको पता नहीं चल रहा। इसी को निपटाने के लिए मैं 2 एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो y बराबर देखो, y बराबर एक्स स्क्वायर। जब आपसे पूछे कि भाई डी वाई बाई डी एक्स बताओ, तो अपन क्या करते हैं, ध्यान से देखना आप, कि पहले अपन लगाते हैं घात का नियम, 2 आगे आ गया, x एज इट इज रह गया, फिर एक घात क्या हो गई, कम हो गई। क्या करा, 2 आगे आ गया, एक घात हो गई कम, बस हो गया। और लेकिन अपन ऐसा भी करते हैं कि जो अंदर होता है ना, उसका भी अवकलन करके गुणा करते हैं चैन रूल से। लेकिन यहाँ पे ये फ़ायदा है कि डी एक्स बटा डी एक्स लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, और आंसर सीधा लिखो ना 2x। ये बात समझ में आई ना तुम्हारे को। एक्स स्क्वायर क्या है, आप कहोगे घात नियम लगाएंगे, 2x, एक घात कम हो गई, फिर अपन कहेंगे जो अंदर है उसका अवकलन करो। लेकिन डी एक्स बटा डी एक्स सेम सेम, तो ये 1 ही हो रहा है, तो इसको लिखते नहीं। लेकिन बात ऐसे आ जाए कि y बराबर क्या हो, एक्स स्क्वायर हो, लेकिन पूछने वाला ऐसे पूछे कि डी वाई बाई डी टी बता। अब देख, x के सापेक्ष x का नहीं पूछा, t के सापेक्ष पूछा। अब नहीं बच सकते अपन, कैसे, पहले घात नियम, 2 का 2, x का x, एक घात कम हो गई। क्या अब अपन कह सकते हैं कि जो x का अवकलन करेंगे वो 1 थोड़ी हो जाएगा, तो dx बटा dt बच जाएगा। ये बात आपकी मेन बात थी। तो आप कह सकते हैं इसका उत्तर आएगा 2x और dx बटा dt। आप कह सकते हैं किसी नए वेरिएबल के सापेक्ष अवकलन होता है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी भाई, कि कब क्या करना है। जैसे यही क्वेश्चन जैसे ऊपर वाला है आयतन वाला, ये r के सापेक्ष पूछता तो उत्तर यहाँ तक खत्म था, लेकिन इसने t के सापेक्ष पूछा तो फिर r का यहाँ पे भी ऐसे करना पड़ेगा। यदि y बराबर एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष पूछता इतना ही, लेकिन y बराबर एक्स स्क्वायर का t के सापेक्ष पूछा तो ऐसे होगा। ठीक है, समझ में आ गई होंगी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं इसका एक अनुप्रयोग और, जो कि काफ़ी फेमस है, जिसमें अपने को पता करना है फलन का उच्चतम तथा निम्नतम मान, यानी मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा, भाई कोई भी फलन है, उस फलन में अपन कहते हैं कि इस फलन का एक अधिकतम मान भी रहा होगा, इस फलन का एक न्यूनतम मान भी रहा होगा। अधिकतम को अपन मैक्सिमा कहते हैं, न्यूनतम को अपन मिनिमा कहते हैं। कैसे पता करेंगे, कैसे अपन उसको पता करेंगे, तो एक तरीका होता है ग्राफ बना दो भाई, और ग्राफ बना के देख लो कि सबसे ग्राफ नीचे कहाँ है। तो उसको क्या बोल दिया इसने यहाँ पे बोल दिया यार निम्निष्ठ। और जो ग्राफ का टॉप बिंदु है, यानी जो ग्राफ पूरा बने उसका जो शीर्ष बिंदु है, सबसे ऊंचा बिंदु है, उसको उच्चिष्ट बोल दो। ये तो बात बहुत आसान है, लेकिन सभी फलन के लिए ग्राफ नहीं बना पाएंगे दोस्तों। प्रॉब्लम यहाँ पे अटकी। अपन चाहते हैं कि अपन को जो फलन दिया गया हो उस फलन से अपन उच्चिष्ट और निम्निष्ठ निकाल लें। तो उसकी कुछ स्टेप्स होती हैं कि उच्चिष्ट पे क्या होगा, निम्निष्ठ पे क्या होगा। अब ध्यान से देखना आप चीज़ें। आप कह सकते हैं कि ढाल की बात करें, चाहे निम्निष्ठ हो चाहे उच्चिष्ट हो, ढाल क्या है, ढाल तो 0 है भाई। ढाल तो आता होगा ना, इस बिंदु पे ढाल बनाएंगे, यहाँ पे स्पर्शरेखा और यहाँ पे स्पर्शरेखा, और इन दोनों स्पर्शरेखाओं का ढाल कितना है, 0 है। तो ढाल अभी बताया ना मैंने, जैसे अपन स्टार्टिंग में अपन कह रहे थे ताक्षणिक परिवर्तन की तरफ, तो उसी केस में आपने देखा होगा कि ढाल ही आपका डी वाई बाई डी एक्स देता है। तो ये इसका अनुप्रयोग है कि अपन कह सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स का मतलब ये भी होता है कि किसी भी ग्राफ का ढाल भी बता देता है। तो अपन कह सकते हैं ए और बी बिंदु पे ढाल क्या होगा, 0। तो निम्निष्ठ हो चाहे उच्चिष्ठ हो, डी वाई बाई डी एक्स 0 होगा, डी वाई बाई डी एक्स 0 होगा। डी वाई बाई डी एक्स का मीनिंग क्या है, डी वाई बाई डी एक्स का मीनिंग है ढाल। तो अपन कह सकते हैं ए और बी दोनों बिंदुओं पे ढाल 0 होगा। तो पहली शर्त तो ये होगी, चाहे उच्चिष्ट हो चाहे निम्निष्ठ हो, उन दोनों बिंदुओं पे ढाल क्या होगी, 0 होगी। अब आगे बढ़ते हैं कि दूसरी शर्त क्या होगी। ये तो पता लग गया कि जहाँ पे ढाल 0 होगा वहाँ पे या तो उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ठ होगा, लेकिन अपने को ये डिसाइड करना है कि उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ठ होगा। तो इस बात के लिए देखो क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। पहले ढाल कैसा था, नेगेटिव था, फिर ढाल कैसा हुआ, 0, अब ढाल कैसा हो गया, पॉजिटिव। निम्निष्ठ में अपन कह रहे हैं कि जो ढाल में परिवर्तन है वो धनात्मक है। अब अपन कह सकते हैं भाई x के साथ ढाल में जो परिवर्तन है, और अपन कह सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स, और ढाल को क्या लिखते हैं, ढाल खुद ही क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो अपन कह सकते हैं ये तो क्या हो गया, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या हो गया, y का x के सापेक्ष 2 बार डिफ्रेंशिएशन, यानी डबल डिफ्रेंशिएशन। ये बातें आपको समझ में आई ना। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ढाल नेगेटिव, 0 पॉजिटिव, ढाल में परिवर्तन पॉजिटिव। भाई अपन कह रहे हैं x के साथ ढाल में परिवर्तन, तो ऐसे ही लिखूंगा भाई, ढाल की जगह ढाल का मान रखूंगा तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। आगे आपको डबल डिफ्रेंशिएशन चेक करना है, यानी ढाल में परिवर्तन कैसा होगा, तो मैं कहूँगा निम्निष्ठ पर ढाल में परिवर्तन कैसा होगा, धनात्मक। उच्चिष्ठ पे कैसा होगा, पहले ढाल आपका धनात्मक था, फिर 0 था और फिर ऋणात्मक था, तो ढाल में परिवर्तन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। बस ये चीज़ें तो समझाने की थी। अब याद क्या रखना है, देखो, चाहे उच्चिष्ठ हो चाहे निम्निष्ठ हो,
चाहे उच्चिष्ट हो चाहे निम्निष्ट हो, ढाल तो शून्य होगा, यानी dy बाई डी एक्स तो 0 होगा। मैक्सिमा कहाँ होगा? जहाँ पे डबल डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव हो, 0 से कम हो। सॉरी, उच्चिष्ट कहाँ होगा? जहाँ पे डबल डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव हो। निम्निष्ट कहाँ होगा? जहाँ पे डबल डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव। उल्टा रट लें इसको कि निम्निष्ट डबल डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव, उच्चिष्ट डबल डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव। समझ में आई चीज़ें? चलो आगे बढ़ते हैं और इसका इक्वेशन करेंगे तो बड़े आराम से आ जाएंगे। मैं सारे स्टेप वहाँ पे लिखाने वाला हूँ आपको। चलो, आपको फलन दे दिया, फलन दे के आपसे पूछा उच्चिष्ट व निम्निष्ट का मान बताओ। मैं कहूँगा देखो, पहला जो स्टेप नंबर 1 है वो लिख लें। सबसे पहले आप क्या करें? dy बाई डी एक्स ज्ञात करें, dy बाई डी एक्स ज्ञात करें। स्टेप्स लिखते जाएं जिससे आपको पता रहे कि dy बाई डी एक्स ज्ञात करें। भाई क्या होगा dy बाई डी एक्स? तो लिख लेते हैं dy बाई डी एक्स बराबर में आएगा, देखो एक्स क्यूब का क्या होगा? 3x स्क्वेयर बटा में 3, एक्स स्क्वेयर का कितना होगा? 2x बटा में 2। सॉल्व करिए इसको तो आप कहेंगे ये आया एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स। पहला स्टेप खत्म, dy बाई डी एक्स ज्ञात करें। दूसरा, dy बाई डी एक्स बराबर 0 रखें, dy बाई डी एक्स बराबर 0 रखें तथा dy बाई डी एक्स 0 रखें तथा x के या x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। डबल डिफ्रेंशिएशन डबल क्या है? dy बाई डी एक्स को 0 रखें और x के मान ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो जो अपना यहाँ पे आया था वो आया था एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, यही तो आया था सिंगल डिफ्रेंशिएशन। बराबर क्या लिख दो? 0। x यहाँ पे क्या कर लो? कॉमन ले लो भाई, x कॉमन ले लो। तो x कॉमन लिया तो x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ x के मान कितने आए? एक तो आया x का मान 0 और एक x का मान 1। तो 2 नंबर स्टेप भी खत्म हो गया। पहला स्टेप dy बाई डी एक्स ज्ञात करें। दूसरा स्टेप dy बाई डी एक्स बराबर 0 रखें तथा x के मान ज्ञात करें। दोनों की दोनों चीज़ें अपन ने अच्छे से कंप्लीट कर ली हैं। अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है? जैसे ही मैंने dy बाई डी एक्स बराबर 0 रखा, अपन कहते हैं कि जहाँ पे उच्चिष्ट और निम्निष्ट होते हैं वहाँ पे dy बाई डी एक्स 0 होता है और वहाँ पे अपन ने dy बाई डी एक्स 0 किया तो एक तो 0 आया और एक 1 आया। अपने को यह पता नहीं लग रहा है कि कहाँ पे उच्चिष्ट है और कहाँ पे निम्निष्ट है। इसी चीज़ को सीखने के लिए अपन क्या करते हैं? डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो भैया 3 नंबर जो स्टेप है ना वो है आपका डबल डिफ्रेंशिएशन, यानी 2 बार डिफ्रेंशिएशन। तो 3 नंबर स्टेप लिख लो कि d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर ज्ञात करो। क्या करो? d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर ज्ञात करें, डबल डिफ्रेंशिएशन ज्ञात करें। अपन कह सकते हैं कि dy बाई डी एक्स अपन ज्ञात किया था, क्या आया था? एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स। एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स है तो इसका एक बार अवकलन और करेंगे तो आपका क्या आएगा? देखो आपका आएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर का जो मान आएगा वो आएगा एक्स स्क्वेयर का कितना? 2x और वो x का कितना? -1। ये पीछे था dy बाई डी एक्स, आपको दिखाई दिएगा, उसका एक बार अवकलन और कर दिया 2x माइनस 1। भाई ये तो कर दिया। अब आप कहेंगे देखो आपके पास 2 थे, एक तो आपके पास था x बराबर 0 और एक आपके पास था x बराबर कितना? 1। अब इन दोनों पर आप क्या करो? चेक करो। तो x बराबर 0 पर डबल डिफ्रेंशिएशन चेक करेंगे भाई, कर लो चेक करिए। तो कहेंगे 2, x की जगह 0 -1, तो ये -1 आया जो कि नेगेटिव था। जब डबल डिफ्रेंशिएशन जब नेगेटिव होता है ना तो वहाँ पे आपका क्या होता है? उच्चिष्ट होता है। क्या होता है? उच्चिष्ट है। तो आप कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर क्या है? उच्चिष्ट है। तो उस उच्चिष्ट का मान कैसे निकलेगा? तो आप कह सकते हैं मैक्सिमम मान चाहिए y का, कब है? जब x बराबर 0 हो। आपको x का फलन तो याद है क्या? आपको x का फलन जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया था, इसको देख लो, एक्स क्यूब बटा 3 माइनस एक्स स्क्वेयर बटा 2। तो आपके पास y क्या है? आपके पास y देखो एक बार मैं लिख देता हूँ, एक्स क्यूब बटा 3 माइनस एक्स स्क्वेयर बटा 2। अब आपको क्या करना है कि जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ 0 रख देना है। तो 0 बटा 3 माइनस 0 बटा 2, तो उत्तर तो 0 ही आया ना। तो ये आया आपका उच्चिष्ट कितना होगा इसका? 0। अब आ जाओ x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर डबल डिफ्रेंशिएशन ज्ञात करो, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर करा, याद कर लिया। x बराबर 1 पे तो 2, x की जगह 1 माइनस 1, यानी आपका उत्तर आ रहा है प्लस का 1। जब प्लस का 1 आया ग्रेटर देन 0 आया तो वहाँ पे क्या होगा? निम्निष्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? निम्निष्ट हो गया। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई। इसका मान कैसे निकलेगा? y मिनिमम। तो जो फलन था आपका, जैसे ये वाला फलन है, इसके अंदर क्या रख दो? x बराबर 1 रख दो। तो 1 का क्यूब बटा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा 2। तो आप कह सकते हैं कि 1 पर यहाँ पे 6 एलसीएम आ गया
तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो 2 और यहाँ पे लिख सकते हो -3 तो -1/6। उच्चिष्ट और निम्निष्ट में लोगों को दिक्कत आती है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। दिक्कत आती है कि उनको स्टेप याद नहीं रहते कि क्या करना है। तो एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करता हूँ, सुनना इसको कि भाई उच्चिष्ट और निम्निष्ट की शर्त क्या थी। ये सारी चीज़ें समझने की थी। उसके बाद आपको ध्यान क्या क्या रखना है, देखो जहाँ पे उच्चिष्ट हो जहाँ पे निम्निष्ट हो दोनों पे dy/dx 0 होगा। उच्चिष्ट कहाँ पे होगा, जहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव। निम्निष्ट कहाँ पे होगा, जहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव। ये तो आपसे ऐसे पूछे कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट पे क्या क्या होगा, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ट पता करना हो तो उसकी स्टेप क्या होगी वो ध्यान रखें। पहला 1 नंबर स्टेप, सबसे पहले dy/dx याद करें। कर लिया, ठीक है कर लिया। अब x के मान ज्ञात करें। x के मान कई बार 2 आते हैं, कई बार 1 भी आता है। तो 1 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी अपन चेक कर लेंगे। कोई पूछे कि निम्निष्ट है या उच्चिष्ट है तो चेक कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले dy/dx याद करें, नंबर 1 स्टेप। फिर उसको 0 के बराबर रखें, वहाँ से x के मान ज्ञात करें और x के मान ज्ञात करने के बाद में करें डबल डिफ्रेंशिएशन। जो x के मान आए हैं उस डबल डिफ्रेंशिएशन में रखें। यदि धनात्मक आ जाए तो समझ लेना वो आपका निम्निष्ट था, ऋणात्मक आ जाए तो वो आपका उच्चिष्ट था। ठीक है, फिर आपको वो मान कैसे निकलेगा, y मैक्सिमम। तो जो y का ऊपरी पुराना जो फलन था ना उसके अंदर वो मान रख दें और वहाँ से जो मान आएंगे वो आपकी अधिकतम वैल्यू होगी, किसकी, y की, या फिर न्यूनतम वैल्यू होगी। ये चीज़ें साझे समझ में आ गई हो। फिर भी कोई चीज़ें आपको समझ में कम आई हो, मेरे समझाने में कोई आपको प्रॉब्लम रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए किस चीज़ों को अपन कैसे और सुधार सकते हैं, क्योंकि सुधार की वजह से ही आगे बढ़ सकते हैं। चाहे किसी में भी हो सुधार होते रहने चाहिए, चाहे पढ़ाने वाले में हो चाहे पढ़ने वाले में हो, जिससे अपने को चीज़ें अच्छे से आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इन चीज़ों में कैसे से अपन और इसको अच्छे से करें जिसको आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और आप इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।